नमस्कार, सूर्य विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। साथ ही विपक्ष का आरोप भी लगातार सामने से विपक्ष लगाता हुआ नजर आया है कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने विपक्ष से जातिगत जनगणना का मुद्दा छीन लिया है? क्या मोदी सरकार के इस फैसले से बिहार में होने वाले चुनावों में एनडीए को बढ़त मिलेगी? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। यहाँ कैबिनेट मीटिंग में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। साथ ही कांग्रेस पर जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करने का आरोप भी लगाया। सुनिए। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. अब जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गयी। केंद्र सरकार के इस फैसले से सियासी समीकरण भी तेजी से बदल सकते हैं, खासकर बिहार चुनाव के हालात बदल सकते हैं। फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मैं, मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक्सरे, शरीर के एक्सरे से पता लगता है कि शरीर में क्या क्या कमजोरी है, कहाँ बीमारी है, उसी तरीके से कास्ट सेंसस से यह पता लग सकेगा कि कौन लोग, कौन सी जातियां, कौन से क्षेत्र में गरीब हैं, पिछड़े हैं। उसके अनुसार ही योजनाएं सरकार की बनेंगी, अधिकार उनको दिया जाएगा, हमारा भारत प्रगति करेगा और सभी को सामाजिक न्याय मिल सकेगा। अब जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान क्या हैं, वो भी जान लीजिए। साथ ही जाति जनगणना क्यों अहम है वो भी जान लें। आपको बता दें कि जाति जनगणना होगी तो समाज में किस जाति के कितने लोग हैं उसके बारे में भी डिटेल से पता चल पाएगा। इससे आरक्षण का लाभ उन्हें दिया जा सकेगा जिसे इसकी जरूरत होगी। राहुल गांधी भी लगातार अपनी सभाओं में कहा करते थे कि उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% की सीमा को पार कर जाएंगे। अब मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष से ये मुद्दा भी छीन लिया। अब इसके असर के बारे में भी जान लीजिए। जाति जनगणना होने से जातिगत जनसंख्या का पता चलेगा। अगर पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा हैं तो उन्हें ज्यादा आरक्षण देने का दबाव बनेगा। अभी कई ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उन्हें भी फायदा होगा। अब तक सामाजिक आर्थिक जनगणना होती थी, लेकिन पहली बार जाति जनगणना होगी। इससे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। हिंदी पट्टी क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले को बिहार चुनाव के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से बिहार का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि जाति जनगणना की मांग बिहार में तेजी से उठ रही थी। अब चलिए जान लेते हैं कि बिहार में इसका क्या असर हो सकता है। बिहार में जहां जातीय राजनीति की गहरी पकड़, वहां फैसला निर्णायक साबित हो सकता है। एनडीए को पिछड़े वर्गों में मिल सकती है बढ़त। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के वोटर्स में आ सकती है गिरावट। आरजेडी और कांग्रेस को बदलनी पड़ सकती है चुनावी रणनीति। बीजेपी और जेडीयू का तालमेल और मजबूत हो सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से बीजेपी को बिहार में ओबीसी और ईबीसी वोटरों को मिल सकता है लाभ, क्योंकि राज्य की 63% आबादी ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग की है। बहरहाल केंद्र सरकार के इससे एक फैसले से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की
जाति बचाओ अभियान के जरिए जिस सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश की जा रही थी, उसे अब मोदी सरकार के फैसले से धक्का जरूर लगा है। यानी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को नए नैरेटिव सेट करने होंगे और नए मुद्दे की तलाश करनी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि केंद्र की सामाजिक नीति में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं और निकट भविष्य में आरक्षण की समीक्षा और विस्तार पर नई बहस शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए, खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से उमेश चंद्र शर्मा और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं कांग्रेस से नीरज गुप्ता और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुधीर सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल कांग्रेस के नीरज गुप्ता से। नीरज जी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे, इस नारे को लेकर के कभी कांग्रेस चलती हुई नजर आती है। आज ऐसी क्या स्थितियां बन गई है तो जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी पहले आवाज उठाते हैं और अब कांग्रेस के तमाम नेता इसका क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस तो कब से इसके लिए कह रही थी, राहुल गांधी जी तो लोकसभा में उठाया था और लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बोला था कि हम इस सरकार से लागू करा के रहेंगे, और वही हुआ जो उन्होंने कहा था और वो लागू किया सरकार ने। सरकार से उनको अपोज करती थी, राहुल जी का विरोध करती थी। अगर ये जाति जनगणना सही थी, आज सही है, तो पहले क्यों नहीं सही थी, पहले विरोध क्यों करती थी? इसको जवाब बीजेपी प्रवक्ता को देना पड़ेगा। सरकार और जनता भी देख रही है, राहुल जी के सारे मुद्दे ठीक हो रहे हैं। राहुल जी जो कहते हैं सच निकलता है। राहुल जी जननायक है। देखिए, राहुल जी ने ऐसा ही कहा था कृषि कानून के बारे में, ये देश के लिए लाभदायक नहीं है और आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। सरकार नहीं मानी। सरकार ने अपनी जिद में 2 साल आंदोलन चला, 750 किसान तो आत्महत्या मारे गए बेचारे, शहीद हुए और बाद में यू टर्न मारना पड़ा। ऐसे वक्त मोड़ में राहुल जी ने बोला ये कानून देश के लिए बदलाव आपने हमारी बदलाव जो कमेटी बनाई थी उसके हिसाब से नहीं हो, तो उसको भी देखना। सुप्रीम कोर्ट की खड़ी देखनी आई है कि आप बताइए क्या करेंगे। आप देखना होगा फैसला किस हद पे होगा। नीरज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आती है, हिंदू वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोट करता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए ही ये जात की राजनीति और इसकी राजनीति जो है वो राहुल गांधी सामने लेकर के आए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है, आप बैकफुट पे जा चुके हैं। देखिए, हम कोई बैकफुट नहीं गए, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए जो फैसला लिए जाएंगे, चाहे वो राहुल गांधी जी के पक्ष के नेता के तौर पर, चाहे विपक्षी पार्टियों को परेशान में मोदी साहब ने लिए, जो किया जनता के लिए अच्छा किया। हमें अपनी राजनीति ऐसे नहीं जनता को तंग करके ये कहते थे, जब हम ये लागू करने कहते थे, ये कहते थे सब राजनीति के लिए कर रहे हैं, जनता के वोट हटाने के लिए किए। अब यही हम इनसे कह रहे हैं, आपने क्यों किया भाई? जनता के भले के लिए किया, वोट हटाने के लिए किया? हमेशा ऐसे निर्णय हमेशा इलेक्शन से पहले लेते हैं। ये निर्णय लेना 1 साल पहले ले लेते, क्यों नहीं लिया आपने? सिर्फ ये आप देखिए, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, उसको देखते हुए हार नजर आ रही है, तो उसको देखते हुए पलटी मारने का काम है। लेकिन ये देखो, इनके जनता देख रही है कि राहुल गांधी से पहले क्या था और पश्चिमी नेताओं ने क्या था, तब सरकार ने किया। और जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जी, सुधीर सोनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुधीर सोनी जी, बिहार चुनाव पास आ रहे हैं और सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला ले लिया गया है, इसका असर जो है वो बिहार चुनाव पर कितना पड़ते हुए नजर आएगा? सर, कार्रवाई 71-72 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, तो इसके परिप्रेक्ष्य क्या था? इसका परिप्रेक्ष्य था सोशियो इकोनॉमिक कल्चर समझने का। जनता को उनके हिसाब से कितनी मेल है, कितनी फीमेल है, किस जाति के कितने लोग हैं, इनको सबको सोशियो ऑब्लिगेशन सरकार की तरफ से देने के लिए उसके पीछे मकसद ये था। लेकिन अगर आप इससे देखेंगे तो उसके बाद जैसे भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता के बाद, उसके बाद टोटल जो इसका उद्देश्य था वो फॉरफिट हो गया। अभी केवल जो भी जनगणना 2011 से अवेटेड थी, अभी तक 15 बार चुकी, समझता हूँ शायद सेंसस हो चुका है, जो अवेटेड थी 2011 से। अभी देखिए बिहार का इलेक्शन आया है, तो इसको केवल बिहार के नतीजे को प्रभावित करने के लिए और राजनीति के चश्मे से देखने के लिए इसको जनगणना को जो घोषणा की गई है, मैं ऐसा मानता हूं। और हमारे साथ बीजेपी से उमेश चंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, इस तरीके के फैसला जो है वो बीजेपी की ओर से ले लिया गया है, कहीं ना कहीं आपको बिहार चुनाव में तो इसका फायदा मिलते हुए नजर आएगा, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि हमने जो नैरेटिव सेट किया था उसको आपने माना है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। उमेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है सर? जी अपनी बात रखिए। जाति जनगणना को लेकर के विपक्ष इतना हावी है। मानते हैं कि केंद्र सरकार का जो समर्थन को लेकर इस समय जो रुख आया है, विपक्ष कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष सारा का सारा एक है। इसको लेके सारा विपक्ष एक है, मानते हैं। और ये जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें सारे के सारे विपक्षियों ने ये नहीं देखा, उनको नंगा करके देखा गया कि ये हिंदू है या किसी जाति को लेकर नहीं देखा, उसे देखा गया तो टारगेट किया गया है उसकी जाति को लेकर के और धर्म को लेकर के। काश में मुसलमान होता तो उसे छोड़ा गया। तो ये सारी चीज क्या है, ये जाति जनगणना क्या है ये सब। और सारा विपक्ष इस चीज को लेकर के उसका जो है लोग इस चीज को लेकर के नहीं समझ रहे कि भारत का विपक्ष है ये या पाकिस्तान का विपक्ष है। इस समय भारत का समर्थन कर रहे हैं या पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, सारे विपक्षी दल। जी हमारे साथ लगातार तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी की ओर लिए चलता हूं। नीरज गुप्ता जी, एक समय था जब कांग्रेस जो थी इस चीज का विरोध करती हुई नजर आती थी। चाहे मैं पहले कैबिनेट की बैठक की बात करूं, उस समय भी उस कैबिनेट में नेहरू, पटेल के साथ साथ तमाम बड़े नेता शामिल थे। उनकी ओर से यह कहा गया था कि राजनीतिक जनगणना नहीं होना चाहिए, यह समाज को बांटेगी। इस तरीके के तथ्य उनकी ओर से सामने रखे गए हैं। और आपकी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो राजनीतिक जनगणना की जो है वो सामने रखती है, वो कहती है कि जनगणना इस तरीके की होना चाहिए। तो आप क्या कांग्रेस अपने मूल्यों से भटकती हुई नजर आ रही? देखिए ऐसा कुछ नहीं, देश की परिस्थिति और समय के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, उस समय जनसंख्या कम थी और आप देखिए जनसंख्या 140 करोड़ मिल गई। 140 करोड़ के करीब जनसंख्या है। देखिए जातीय जनगणना कराने का मकसद क्या है, एक तो सामाजिक ताने बाने को बल मिलेगा, दूसरा हमें पता चलेगा कितनी जातियां और उसमें कितनी पिछड़ी जाती हैं, कितनी अति पिछड़ी जाती हैं, उस हिसाब से आरक्षण मिलेगा या उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी। अति पिछड़ी जाति हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें बिल्कुल लाभ नहीं मिला, उनको लाभ मिलना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक ही जाति को लाभ मिले वो भी तो गलत है ना। जाति जनगणना की मांग हमने इसलिए की, और जिस जाति को जितने आरक्षण की जरूरत है जिससे उसका भला सकता है, और सरकार जो भी सरकार होगी उसकी नीति उस हिसाब से बनाएगी। इसमें गलत क्या है? देखिए वक्त के साथ डिसीजन भी बदलते रहते हैं। उस समय की कांग्रेस, इस समय की कांग्रेस में विचार में फर्क है। देखिए मैं बताऊंगा, हम हमारी विचारधारा एक है लेकिन समय और परिस्थिति के साथ। नीरज जी, क्योंकि आपने वक्त का जिक्र किया है, मैं आपको वक्त पर ही लिए चलता हूं। 2011 में जातीय जनगणना की जाती है, जनगणना की जाती है, उसके साथ जातीय जनगणना भी की जाती है, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं रखे जाते हैं। कर्नाटका में भी जातीय जनगणना जो है वो की जाती है, इसके साथ साथ यहां पर भी जातीय जनगणना की जाती है, लेकिन उसके भी आंकड़े जो है वो सामने नहीं रखे जाते हैं। तो यहां पर दोनों जगहों पर कांग्रेस जो है वो जातीय जनगणना तो करती है, लेकिन उसके आंकड़े क्यों सामने नहीं रखती है सर? देखिए अभी फिलहाल तो रखे हैं, देखिए मुझे उस चीज का नहीं पता, लेकिन मैं अभी के बयान के बाद कोई ये राहुल जी की थी, राहुल जी इसने मुद्दा जोर से उठाया और हमें राहुल जी एक तरफ और पूरी सरकार एक तरफ पूरी तरह विरोध करती थी। और मैं देखता था पार्लियामेंट में, उनके लाइव चैनल देखता था, ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे और राहुल जी कहते थे हम इसे लागू करवा के जाएंगे। अब ये संविधान की जीत है, राहुल जी की जीत है, जनता की जीत है। अब इन्होंने चुनाव के मारे किया, क्यों किया ये सरकार जानती है, जनता भी जानती है। बिहार इलेक्शन पास आ रहे हैं, अगर ये सरकार सही में जाति जनगणना करती है 2014 से अब तक इनके 10 साल हो गए, पहले लागू कर देती। अगर हम नहीं कर पाए तो ये लागू कर देती। ये सिर्फ सरकार जनता को बेवकूफ बनाती है। सिर्फ जहां भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए अभी पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, पहलगाम का मुद्दा चल रहा है, अब ये नया मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा आ गया। लोग इससे भटक जाएंगे, पुरानी बात को भूल जाएंगे। लेकिन मैं सरकार जनता से अपील करूंगा, देखिए ये जाति जनगणना चलती रहेगी, देश की भलाई के लिए राहुल जी ने कहा था और हो गई, सरकार ने मानी। लेकिन हमें पहलगाम के नागरिकों को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। ये हम जाति जनगणना जश्न मना रहे हैं और पहलगाम के निर्दोष नागरिकों का भी कुछ नहीं हुआ। नहीं नीरज जी, उसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, सेना के तमाम लीडर से भी वहां पर बातचीत की जा रही है, सेना के तमाम। जी हम राजनीतिक विश्लेषक की ओर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ सुधीर कुमार सोनी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाता है, उनको लेकर के जातीय जनगणना जो है वो साफ है, लेकिन ओबीसी के लिए जो रिकॉर्ड है वो 90 साल पुराना है सर। तो इसको लेकर ओबीसी को काफी फायदा मिलने वाला है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओबीसी को फायदा मिलेगा, इसका चुनाव में भी बीजेपी को फायदा मिलते हुए नजर आएगा बिहार में।
आयुष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से सोच समझ के किया है, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित थे, अब उनको भी इसमें हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरी बात कांग्रेस की रही, कांग्रेस ने कर्नाटक में और हिमाचल में क्यों जाति गणना नहीं कराई? तो मैं इसको बता रहा हूं कि ये केवल राजनीतिक चश्मे से देख के, वोटों की राजनीति के माध्यम से कर्नाटक में इन्होंने आंकड़े जारी नहीं किए, हिमाचल में ये सरकार है इनकी, वहां नहीं किए। तो अभी जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो नजरिया ये है कि सामाजिक जो लोग पिछड़े पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों को कैसे फायदा मिलेगा, ये सरकार का मानना ये है। सरकार ऐसा मानती है, मैं ये सोचता हूँ ऐसा। जी, हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ नीरज गुप्ता जी के पास सबसे पहले आपको लिए जाना, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक की ओर से एक अच्छा सवाल यहां पर उठाया गया है। और नीरज जी, जिस तरीके से यहां पर यह सवाल रखा गया है कि कर्नाटका में आप जातीय जनगणना कराते हैं, लेकिन वहां पर भी आंकड़े सामने नहीं रखते हैं। इसी के साथ साथ 2011 में भी आपने जातीय जनगणना कराई, उसके भी आंकड़े आपने सामने नहीं रखी। तो उनके आंकड़े आप लोगों की ओर से क्यों सामने नहीं रखे जा रहे हैं? सिद्धारमैया जो है वो इन आंकड़ों को सामने रखने से क्यों डरते हैं सर? देखिए, सभी आंकड़े, अब तो कोई परहेज नहीं, अब तो सभी आंकड़े आ जाएंगे, पूरे देश के आंकड़े आ जाएंगे। सिर्फ 2 राज्य की बात क्या, जितने हिंदुस्तान के राज्य सभी के आंकड़े आ जाएंगे। देर से ही चाहिए, हमने नहीं किए, जो अब राज्य आ जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने कहा था जब हमारी सेंट्रल सरकार बनेगी, हम पूरे राष्ट्र में जातीय जनगणना कराएंगे, हमने ये बोला था। लेकिन ठीक है, हम कर्नाटक में किसी कारण से नहीं दे पाए, वो आंकड़े सरकार को दे दिए जाएंगे, सरकार अपने आंकड़े दोबारा पेश करेगी, मैच हो जाएगा उससे, सरकार तो अपने आंकड़े देगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक स्टंट है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। मैं ये कहना चाहूंगा, चुनाव को देखते हुए किया। अगर सरकार सही में सोचती से पहले लागू करती या इलेक्शन के बाद लागू करती, सिर्फ इलेक्शन के समय क्यों? हमेशा इनकी टाइमिंग पे सवाल उठता है। कोई भी कार्य करते हैं इलेक्शन से पहले करते हैं, इलेक्शन को देखते हुए करते हैं। इनका एक ही मकसद है, सरकार बनाओ, अपनी चलाओ, सब कुछ अपने बनाओ। सुधीर सोनी जी, जिस तरीके से यहां पर तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लगातार दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता जो हैं इस मुद्दे को लेकर के चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुधीर सोनी जी, जिस तरीके से यहां पर जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो उठा दिया गया है, बंगाल चुनाव में इसका कितना फायदा मिलने वाला है? क्योंकि बिहार चुनाव के लिए तो लगातार बातें चल रही है, लेकिन बंगाल चुनाव में इसका किस तरीके से बीजेपी को फायदा मिलते हुए नजर आएगा? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो इसमें बीजेपी को फायदा जरूर, राजनीतिक जो अगर स्टेट लेवल पर अगर देखेंगे चुनाव में, तो इसका फायदा सीधा राजनीतिक दल को मिलने वाला है और वो बीजेपी को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ सुधीर जी, जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में हर जगह दिखाई दिया है, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव देखे, छत्तीसगढ़ चुनाव देखे, हरियाणा चुनाव देखे, दिल्ली चुनाव देखे, ओबीसी वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आया है। और जिस तरीके से यह कदम उठाया गया है, बिहार और बंगाल में भी ओबीसी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पक्ष में झुकता हुआ नजर आएगा। देखिए, बड़ा एक्सप्रेशन आपने किया है। अभी हालात अभी बंगाल के इलेक्शन बहुत दूर है, अभी सबसे पहले बिहार के इलेक्शन आपके सामने है। और जहां तक बंगाल के सवाल है, उसको अभी इसको देखा जाएगा कि अभी गवर्नमेंट ने केवल आदेश किए हैं, इस पे अमल कितनी जल्दी होता है। जी, हमारे साथ नीरज गुप्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी की ओर से यह कहा जाता था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये मुद्दा लेकर के आएंगे, इस मुद्दे को सबसे पहले पास कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये आपसे बीजेपी ने छीन लिया है। अब देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है कैसे लागू किया जाएगा, कब क्या, जनता सब टाइमिंग की सवाल है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो जनता, देखिए आप लोकसभा के इलेक्शन हुए, कितने करीब हम पहुंचे, और बीजेपी जो 400 बार का नारा था कहां से मिट गया? ऐसा कुछ नहीं है, जनता के मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। जनता को सब पता है ये कदम किसने उठाया था, ये मुद्दा पहले किसने उठाया था, तब क्यों नहीं लागू किया। ये ऐसे कृषि कानून पे बोलते थे, कृषि कानून लाभदायक है, जनता में वोट करी तो क्या फल निकला, कृषि कानून माफ सुनना पड़े। तो देखिए, किसी दिन अपने सिर्फ मतलब के लिए काम करते हैं, सिर्फ जनता ने कुछ, जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। जब जनगणना होगी तब पता चलेगा। अभी तो फिलहाल मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए किया गया, सिर्फ चुनावी बेनिफिट करने के लिए। और वहां देखिए, जनता इसमें कामयाब नहीं, जनता इनको इसमें कामयाब नहीं होने देगी। जनता को सब समझती है मुद्दा किसका था और इन्होंने कितने भलाई के लिए काम किए। अगर ऐसी बात थी, इतनी स्टेटों में इनकी सरकार थी, वहां इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? अब तक वहां लागू कर देते, अभी क्यों नहीं लागू किया बताइए? अभी भी इलेक्शन हो गए, महाराष्ट्र में गए हैं, हरियाणा में गए हैं, और सभी स्टेटों में गए, कर देते। किसे मना किया था आपकी? अरे आपकी 10 साल से सरकार है भैया, अगर हम नहीं कर पाए तो आप कर देते। दूसरे पे विपक्ष में इल्जाम लगाने से क्या होता है? आप इतने साल से सोए हुए थे क्या? ये तो मुद्दा हमने उठाया था और जनता सब देख रही है, जनता कोई भूलते तो है नहीं। और जनता में पहले भी राहुल जी तो जननायक है, राहुल जी जो बात कहते हैं सही होती है। राहुल जी ने जब कोरोना आया तब बोला था इंटरनेशनल बॉर्डर बंद कर दो, नहीं माने थे, ट्रंप आया, उसके बाद कोरोना आ गया, बाद में सरकार ने रिलैक्स किया, भाई सही कह रहे थे। ये तो हर बात में ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को झूठ बोल के शासन नहीं किया जा सकता। शासन कर लेंगे लेकिन सत्ता कभी पराजित नहीं होता। इन्होंने देखिए, हमने कॉमनवेल्थ CWG पे कितने इल्जाम लगाए, क्या हुआ?
सारे निर्दोष निकले। तो इन्होंने जनता को बताया कि हम भ्रष्टाचारी थे, सब कुछ। क्या हुआ आज इनका कोई जवाब नहीं है। ये अपने मुंह दिखाएंगे क्या? उस समय क्या कि विनोद जी थे, अब कहां जनता का मुंह दिखाएंगे या मोदी जी मुंह दिखाएंगे? इनकी तरफ से कोई बोला क्या? बताइए आप। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, अब वो भी इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचारी है 2014 से। क्या निकला कॉमनवेल्थ गेम्स में? बताइए। जिसके मिलकर इन्होंने सरकार गिराई, अन्ना हजारे थे, मिलकर आंदोलन कराया, सब कुछ कराया, क्या निकला? जी, उमेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लेकिन उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं यही सवाल जो है सुधीर सोनी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर आपको लिए चलता हूं। सुधीर सोनी जी, जिस तरीके से पहलगाम में हमला होता है उसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी था, और इसी बीच जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो सरकार की ओर से सामने रख दिया जाता है। क्या संदेश सरकार देना चाहती है? देखिए, इसको अगर इस तरह से देखा जाए कि जो जनता में जो परसेप्शन है, एक तरह से मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए जो इस तरह का जो निर्णय लिया गया है सेंसस का, वो भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है जो अभी चल रहा है पहलगाम का। हालांकि सरकार उस पर अपने लेवल पे जो भी निर्णय लेगी वो भी जल्दी सामने आने वाला है। नीरज गुप्ता जी, लगातार आपकी ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार मुद्दे को भटकाना चाहती है, पहलगाम मुद्दे को भटकाना चाहती है। मैं आपको 2008 याद दिलाना चाहता हूं सर, मुंबई हमला होता है, उसके बाद किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं और कांग्रेस की ओर से किस तरीके के बयान सामने आते हैं। उसके बाद आप अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से 2 बार पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में समझाया गया है, और इस बार भी इसको लेकर के लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। फिर यह सवाल क्यों सर? देखिए, मैं सवाल कहना चाहता हूँ, संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, जब संवेदनशील मुद्दा होता है तो देश में संवेदनशील जो मुद्दा होता है वो सर्वोपरि होता है। ये घोषणा तो बाद में भी हो सकती थी। अगर हमला कर देते, उनके सिर ला देते, देश की जनता को संतुष्टि मिलती है। अभी इलेक्शन दूर है भैया, और महीने बाद कर देते हैं, क्या दिक्कत थी? महीने बाद में कोई प्रॉब्लम थी क्या? आप बताइए, महीने बाद क्या प्रॉब्लम थी? अभी घोषणा करना जरूरी था क्या? आप बताइए। आज ही क्या आप देखिए, जब जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं एक दिन नहीं रुके और वो बिहार रैली में चुनाव पहुंच गए, बिहार रैली में, तो देखिए लोग चुनाव इम्पोर्टेंट है, ये संवेदनशील मुद्दा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से रैली में जाना नहीं चाहिए था उनको। और जब सर्वदलीय बैठक हुई, सब नेता उनका इंतजार करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आएंगे, कुछ बोलेंगे। आए क्या एक बार भी? बताइए, एक बार भी आए? देखिए, समय की बात होती है, ये मुद्दे को लपकते हैं, मुद्दे को बनाते हैं। आप देश की जनता सारा बूढ़ी पहलगांव, आप देश की जनता इसमें 5-4 दिन उलझ जाएगी कि भाई ये जाति गुंडा। आप सभी टीवी चैनल सब पे जाति जनगणना मुद्दा छाएगा, हम भी डिबेट करते रहेंगे, आप पूछते रहोगे, और सब चैनलों नहीं नीरज जी, हम लगातार पहलगांव को लेकर भी कवरेज कर रहे हैं, उसको लेकर भी हमारा चैनल लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है, और सरकार से ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सर, हम इसको लेकर के भी लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। मैं राजनीतिक विश्लेषक की ओर लिए चलता हूं, सुधीर जी की ओर लिए चलता हूं आपको। सुधीर जी, जिस तरीके से यहां पर जातिगत जनगणना का जो मुद्दा सामने आया है, कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे को बनाने में सक्षम रहते, बिहार में जाते, वहां पर इस मुद्दे को लेकर के वे बातचीत करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने मुद्दा उनसे छीन लिया है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता था, जो वर्तमान में अगर आप ये देखें तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और एक चीज और भी मैं बता दूं आपको आयुष जी, कि केवल एक विशेष समुदाय को छोड़ के तो अभी भी मैक्सिमम, अगर पीछे जितने भी इलेक्शन हुए हैं, अगर उसमें जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे, चाहे वो बीसी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो या एससी हो, केवल एक पर्टिकुलर समुदाय को छोड़ के बाकी के सारे वोट तो मेजोरिटी में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं। अगर जो पीछे के अगर जितने इलेक्शन हुए अगर आप उसमें जाएंगे तो। जी सुधीर जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी की ओर से ये घोषणा कर दी गई है कि इसकी जल्द से जल्द शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार ने विपक्ष से जातिगत जनगणना का मुद्दा छीन लिया है? क्या मोदी सरकार के इस फैसले से बिहार में होने वाले चुनावों में एनडीए को बढ़त मिलेगी? ये सब सवाल जो है, इनका जवाब भविष्य में छिपा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।